अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी प्लान के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मेरा साथ देंगे यूनस बाट साहब। और आज हम जो दो मौजू हैं जो आज ज़ेरे गौर बहस लाने वाले हैं, पहला तो ये है कि आईजी पुलिस ने जो पंजाब भर में सूबे भर में खुली कचहरी लगाने का इनेकाद किया है उस पर अवाम के क्या असरात हैं, और दूसरा मौजू ये है जो कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग कराने जा रही है, इस पे अवाम के क्या असरात पड़ते हैं, इससे अवाम को वोटिंग कराना चाह रही है, इस पे अवाम पे क्या असरात होंगे, इस पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यूनस बाट साहब, उनसे मजीद जानते जी। यूनस बाट साहब बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के जो उनसे और हुकूमत में इतराजात अभी तक बरकरार हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? जी किंजा, इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि एक रोज़ कबल वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर और सेनेटर शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन एक टेबल पर है और वो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं मान रहे। हम इलेक्शन इस्लाहात के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब आने वाले जो भी इलेक्शन हो उनमें धांधली, ये जो हर हुकूमत के बाद जो अपोजिशन में जमात जाती है तो ये शोर बर्पा हो जाता है कि जी ये लोग धांधली करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो इसके लिए कहते हैं कि हम ख़त्म करना चाहते हैं ये शोर, ये चीज़ें, और हम चाहते हैं कि इस तरह का सिस्टम बना दिया जाए कि जो इलेक्शन है बड़े शफाफ हों और किसी को भी उस पर इतराज करने का मौका ना मिल सके। लेकिन यूनस बाट साहब, जो ओपोजिशन है वो तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे भी एतराजात कर रही है। वही आपको बताने चले हैं कि अब हुकूमत का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जब मशीन से इलेक्शन करवाए जाएंगे तो जो धांधली का चांस है वो ख़त्म हो जाएगा, धांधली के जो है इस पे किसी को शुको शबात पैदा नहीं होंगे। लेकिन अपोजिशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम इस पे जो है बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह चाह रहा है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाया जाए, और इलेक्शन कमीशन एक अदारा है। अपोजिशन और हुकूमत को जो भी इक़्तिदार में हो, इन दोनों की मर्जी से ये अदारे के जो सरबराह का वजूद है अमल में लाया जाता है। यानी कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा जब उसका चुनाव किया जाता है तो जो भी इक़्तिदार में होते हैं वज़ीर आज़म उनका और जो अपोजिशन में लीडर का हिज़्ब इख्तिलाफ होता है उन दोनों की मुशावरत के बाद इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है उसका फैसला किया जाता है और उन दोनों की रजामंदी से तैनाती अमल में आती है। अब जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं उनके इलेक्शन कमीशन जो है वो कहते हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने भी इतराज़ किया है, उन्होंने ये कोई 37 के करीब इन्होंने कोई एक जो ज़ाब्ता इखलाक भिजवाया था, जो चीज़ें लिख के भिजवाई थी, कोई शिक्के थी, उसमें उसने 37 में से 27 पर इतराज़ात लगा दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं, इससे इलेक्शन जो है इसका इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसमें क्या हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के इतराज़ात को नजरअंदाज करती जा रही है? ये किंजा, इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि हुकूमत तो अपनी जो रेट कायम करना चाहती है लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी जब तक इलेक्शन कमीशन का अमला, जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात की इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती कि वो वोटिंग मशीन के जरिए ही इलेक्शन करवाएगी। इसके लिए अपोजिशन जो है वो भी कोर्ट में जा सकती है और अब हुकूमत जो है वो ये करेगी कि इसको एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कोई इस तरह का लाहे अमल बनाएगी कि एक कानून पास करना चाहती है कि हम इसको कानून के जरिए कह दें कि ये हमें कानून के जरिए ये हक हासिल हो गया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन का वोट के जो है करवा सके, इलेक्शन जो आइंदा हो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए ही करवाया जा सके। लेकिन इसमें मुसलसल मज़ामत आ रही है, अपोजिशन जमातें किसी तौर पर भी राजी नहीं है। अपोजिशन जमातें राजी नहीं है, बिल्कुल। यूनस बाट साहब, इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर तज्जिया कार जो है मियां हारून साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया मियां हारून साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में एतराजात चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। जी मियां हारून साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आप थोड़ी सी आप वही हो। जी मियां हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत में एतराजात मुसलसल बरकरार हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है बिल्कुल अपोजिशन का और हुकूमत का। कंसेंसस के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। वो जिद हैं, अपने हिट कैर नहीं कर रहे। असल देखें, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये 70 ममालिक में ये इसका ना राइज हुआ था शुरू में। हाँ जी। अब 70 ममालिक में से सिर्फ 3 ममालिक रह गए हैं जो अब मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 में से आप सिर्फ 3 रह गए। इसका मतलब क्या हुआ था कि वहां पे धांधली के एलिमेंट्स थे। इलेक्ट्रो मशीन हैक हो गई, उसका पासवर्ड चोरी हो गया, ये चीजें बड़ी अहम। इसमें देखें, हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ ये कह सकती है कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर वोटिंग करवाएं। ये हुकूमत का काम नहीं है। ये बेसिकली काम जो है इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, वो आइन के तहत आता है और उसको अपोजिशन की भी हिमायत हासिल होती है, हुकूमत दोनों की, वो दोनों के लिए एक जैसा होता है। अब हुकूमत उनको बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मशीन हमने कहाँ से बनवाई है, इसके पीछे कौन है, इसका पासवर्ड क्या है। तो उनके तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वो उनके जो इल्जाम है वो ठीक है। हुकूमत क्यों नहीं बता रही इनको? हुकूमत का काम है कि इसके लिए एक बजट पास करें, वो बजट पास करने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर कर दें। तो लेकिन आप हमें आप इलेक्शन करवाएं, जो अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, ये बजट है, इस पे हम मशीनें बनवाएं, फलां कंपनी है, वो कंपनी से खुद रब्ता करें। ये हुकूमत चाह रही कि नहीं जी हम खुद इनको बना के दें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे ख्याल में ये तो खाम ख्याली है। इसके ऊपर एक कंसेंसस जब तक नहीं होंगे तो वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये भी बताइएगा कि जब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होगी, ऑपोजिशन तो तब भी एतराजात उठाएगी। जी, अपोजिशन की तरह इसलिए है ना जी कि इसके ऊपर जब आप डिबेट करेंगे पार्लियामेंट में, इसके ऊपर बहस होगी, बहस के बाद फिर इसके ऊपर जो उसमें जो नेगेटिव चीजें हैं मशीन में वो भी सामने आएंगी, वो जो पॉजिटिव चीजें वो भी सामने आ रही है। फिर इसके ऊपर एक पूरा लायामल तैयार होगा। जी मियां साहब प्लीज मैं आपसे इसके हवाले से बात करना चाहता हूं। ये है कि अब जो फाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक रोज कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं यही मशीन इस्तेमाल की जाए। वो कहते हैं ये तो एक तजवीज है। वो कहते हैं नहीं हम हर सूरत जो है वजीर आजम साहब इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी अपोजिशन जो है ये इलेक्शन कमीशन की जबान बोल रही है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन है, ये दोनों चाहते हैं कि ये बात जो हुकूमत कर रही है किसी सूरत भी कबूल ना की जाए। जी यूनुस बाट साहब, मैं सबसे पहले तो आपको ये वाजिया कर दूं, ये जो अभी इलेक्शन कमीशन साहब है ना, राजा साहब, ये बेसिकली इन्हीं के लाए हुए। इन्होंने इनको रिकमेंड किया था पीटीआई ने अपने दौर में, जब ये नाम दिए थे साहब ने अपोजिशन ने, इन्होंने इनका नाम दिया था। इन्हीं के कहने पे ये लगे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं खुद भी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल हो, उससे देखें उससे एक तो मैन पावर कम हो जाएगी। फिर उसके ऊपर जो ये इल्जाम लगते हैं हर हुकूमत में, जो भी अपोजिशन रही थी पीछे, वो लगाती है वो इसमें धांधली हुई है। लेकिन इनका सिर्फ मौकफ ये है हुकूमत का, वो कह रही जी हम इसको बनवा के देंगे आप। वो दुबई की कंपनी, बेसिकली अंदर की जो बात वो ये है कि कंपनी दुबई की है जो ये मशीन इनको बना के देना चाह रही है। अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि हमें आप उसका पासवर्ड दें, हम इसको इंजीनियर बुलाते हैं, जो अपना मैकेनिकल इंजीनियर, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनको बुला के चेक करते हैं मशीन को, मशीन में कोई पासवर्ड दे हमें, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत के साथ फिर ऐसे क्या आगे नहीं काम चल सकता है ना। जो अपोजिशन को लाना चाहते हैं, साथ बिठाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम बना कर देंगे, इसी को आप करें, तो कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि ये आईनी मियां साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा तो मज़ामत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं, ये कबूल नहीं। उन्होंने जो 37 में से 27 इतराज़ात लगाए हैं। तो अब आपके ख्याल में सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्या जो है लाहे अमल अख्तियार किया जाएगा? आप क्या देख रहे हैं? सीधी सी बात है जी कि इसके ऊपर कंसेंसस हो, ये अपोजिशन के साथ बैठे, उसमें ये नुमाइंदे होते हैं 4 जो सूबाई नुमाइंदे होते हैं अपना इलेक्शन कमीशन के, वो बैठे उसमें सारा देखें कि कहाँ पे अभाम पैदा हो रहा है। वो उस तरफ वो आ रही थी गवर्नमेंट ना, वो गवर्नमेंट कहती थी हम आपको देंगे बना के। मियां साहब आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट ये जो आप बता रहे हैं जिस तरह के अपने लाए हुए तरीके से कोई मशीन उन पे जो है वो थोप के उस पे अपना इलेक्शन करवाना चाहती है, कोई गवर्नमेंट की आप क्या समझते हैं कि कोई नीयत में फर्क है? गवर्नमेंट धांधली करना चाहती है जिस तरह आपने ये नहीं बताया? ये देखे ना, ये अब मशीन आपको मैंने पहले भी अर्ज किया कि 70 ममालिक में ये राइज हुआ था प्रोग्राम, लेकिन अब सिर्फ 3 मुल्क रह गए जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि उसमें पासपोर्ट चोरी हो जाता था, फिर उसमें कई जगह पे आगे आपका डेटा चोरी हो जाता था,
इसमें ये टेक्निकल उसको कहते हैं धांधली, ये तो मैनुअल धांधली होती है, वो मैनुअल धांधली वो टेक्निकल धांधली होती है। उसमें वो अबूर हासिल करना चाह रहे हैं कि हम करके आप पॉलिश हो जाएंगे और अपोजिशन कल को फिर आवाज नहीं उठाएगी ना भी ये धांधली हो गई है। तो ये क्यों नहीं दे रही है? एक तरीकाकार इसका है, ये एक अपना बजट तैयार करें, उसको दे दें इलेक्शन कमीशन को, लेना भी हमारा बजट, इसमें हम मशीन तैयार करवाएं, कहीं से करवा लें। वो कहते हैं जी हमारी कंपनी, बेसिकली वो कंपनी दुबई की है, उसका नाम भी नहीं बता रहे। वो तो कई बार कह चुके हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के, मुझे बताएं, उसका पासवर्ड बताएं, हम अपने इंजीनियर बिठा देते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। अब ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ना सदारती ऑर्डिनेंस तो साहब, उसमें मसला बन जाएगा कि कल को अपोजिशन भी चली जाएगी, हाई कोर्ट अदालत में चली जाएगी, उसके बाद ये गवर्नमेंट खुद भी जाएगी, इनके खिलाफ जाएगी, अपना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो ये फिर एक काम पेंडिंग हो जाएगा, जैसे कहना कमेटी बना दो और काम को पेंडिंग कर दो, ये फिर लिंगर ऑन सारा काम हो जाएगा, फिर ये किसी तरफ ही नहीं काम जाएगा। तो ये मसाइल बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा आगे का। मियां साहब, जिस तरह आपने बताया है कि 70 ममालिक में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग के लिए राइज की गई और वहां नाकाम हो गई, तो फिर हमारी हुकूमत क्यों इस पर बार बार रेट कायम कर रही है कि जी यही निजाम आना चाहिए? क्या ये कोई आइंदा इलेक्शन में फिर धांधली करने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया जा रहा है? ये देखे ना, ये आपके सामने सारा सूरत है। इस वक्त तक जो हुकूमत है, हुकूमत ने डिलीवर तो किया कुछ नहीं है। अब वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लें अपनी बनाई हुई, उसमें ना तो अपोजिशन को शामिल करना चाहते हैं ना इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का दायरा बना इसीलिए हुआ है कि उसका काम है वोटिंग करवाना, इलेक्शन करवाना उनका काम है, हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत चली जाती है 90 दिन के लिए हुकूमत चली जाती है, फिर निगरान हुकूमत आ जाती है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम अपोजिशन भी तो कोई नहीं ना, अपोजिशन का भी तो कोई हाल नहीं ना। आप देखें कि हुकूमत के होते हुए जो सूरत हाल पैदा हुई, मसाइल बढ़ रहे हैं, लोग जो है महंगाई के हाथों, करप्शन और दीगर अदारों के जिस तरह तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मियां साहब, हुकूमत तो आपने जो भी तबाही की तस्वीर पेश कर ही रही है, अपोजिशन भी ने तो इस अभी तक कोई ऐसा किरदार अदा नहीं ना किया। अपोजिशन से आप क्या, अपोजिशन को क्या करना चाहिए जो आइंदा वो कर लेगी? आपके ख्याल में माजी में तो उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अपोजिशन भी हमारी बहुत कमजोर है। देखें जी, इसमें जब से ये अपना पीडीएम बना है, जो लाइफ बना था, वो आपके सामने ही है। उसमें पीपल्स पार्टी आउट हो गई, इसमें से निकल गई, खुद ब खुद निकल गई। एएनपी रह गई, वो भी निकल गई, ठीक है। पीछे नून लीग रह गई बकाया, और दो चार छोटी छोटी पार्टियां रह गई हैं। तो इनका असल में एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे सारे लोग ना, इनके अपने अपने मफादात हैं अपोजिशन के भी। वो कह रहे हैं जनाब, जब देखा नहीं बार बार इमरान खान साहब यही कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, वो किसी हद तक बात दुरुस्त है कि ये अवाम की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात फिर उसी तरफ चली जाती है जिसका वो एज ले लेते हैं वीरेंद्र साहब की, ना ये एनआरओ सिर्फ मांग रहे हैं। तो ये अपोजिशन को असल में प्रॉब्लम एक और आई हुई है कि हुकूमत जो कि उनके खिलाफ जो अपना जो केस बना रही है, वो उनको इसी तरफ उन्होंने उलझाया हुआ है। वो इस तरफ आ ही नहीं रहा। पार्लियामेंट में देख लें, अपना जो इजलास हुआ है उसमें कितने लोग आए हैं, वो लोग बहुत कम आए हैं। परसों इजलास बुलाया, आपको पता है इजलास बुलाने के लिए कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है एक दिन के लिए। तो वहां पे कोरम पूरा नहीं हुआ, वो 10 मिनट चला है इजलास, उसके बाद सब लोग उठ के चले गए। तो मसाइल तो दोनों तरफ ही हैं। जो सब इसमें वाकई बात यही है कि कंसेंसस से सारे काम चलेंगे, ये मुशावरत होगी तब ये मामला हल होना है, अदरवाइज फिर ऐसे ये काम चलता रहेगा। हुकूमत 2 साल रह गए हैं, वो भी ऐसे चल जाएगा। फिर आगे असल में ये इलेक्शन पर जा रहे हैं सारे। आप देख लें पीडीएम ने जो अपना ये ऐलान कर दिया है, वो 80-90 उन्होंने शेड्यूल दे दिया 80-90 जलसों का, वो इसी तरफ जाने का इशारा है कि इलेक्शन की तैयारी की जाए। हुकूमत तैयारी का हम मियां साहब, अपोजिशन जो है उसको आप बेबसी की हम नहीं कह सकते तस्वीर पेश कर रही है, वो बेबसी नहीं बल्कि बेहिसी की तस्वीर पेश कर रही है। दूसरी जानब अगले महीने जो हमारे नैब के चेयरमैन हैं वो भी, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और उस पर भी इख्तलाफात गवर्नमेंट के हैं। वो कहते हैं जी हम जो अपोजिशन कायद हिज़्ब इख्तलाफ है उससे बात नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट तो किसी सूरत भी अपोजिशन को किसी खाते में लिखती नहीं है। क्या वजह है? अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई और वजह है? उनमें उसमें 2 चीजें देखिए जी बड़ी अहम है। इस वक्त अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने जो केस हैं उनमें उलझे हुए हैं, ठीक है जी। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, एक्स जो पीएम है, वो भी उलझे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब वो भी उलझे हुए हैं। ये सारे लोग उलझे हुए हैं और इनकी अपना अपना एक अपना एजेंडा है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो नैब का मामला है, देखिए नैब का जो एक वो भी एक आईनी अदारा है, उसमें अपोजिशन के बगैर आप नया चेयरमैन नहीं ला सकते। वो आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने 6 नाम दिए हैं 4 दिन पहले इनको, ठीक है। उनमें से ये किसी के ऊपर रजामंद नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम इसको भी ऑर्डिनेंस के जरिए, देखिए जब आपने लाना ही ऑर्डिनेंस है
तो फिर पार्लियामेंट का क्या फायदा है? वहां पे लोग क्यों बैठते हैं आगे? वहां पे इतना खर्चा होता है अपना आवाम का, टैक्सेस के पैसे लगते हैं वहां पे। तो फिर ये खुद ही आर्टिस्ट ला के सारा काम करते जाए, वन वे शो बना लें, आप उसको चलाते जाए फिर। हुक्मरान लेकिन ये होगा जमात को नजर आ रहा है ना कि अपोजिशन नाम की तो चीज ही कोई नहीं, हम सदारती ऑर्डिनेंस लाएंगे और सदारती ऑर्डिनेंस के चाहे जो चाहेंगे फैसला हो जाएगा और अपनी मर्जी का आइंदा हम अपना जो उसका नैब का चेयरमैन है वो भी ले आएंगे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्मरान चाहते हैं कि जी हम ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो अपना एजेंडा है ये भी पूरा कर लेंगे। तो ऐसे मामलात में कोई नजर आ रहा है कि पीटीआई दोबारा लग रहा है कि इक़्तिदार पे फिर आने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, इक़्तिदार अगर फेयर इलेक्शन होते हैं ना जी, फेयर इलेक्शन में तो आपने देखी है वोटिंग किस तरह जाती है। तो उसमें तो कैसे होगा? जिस तरह आप कह रहे हैं कि दुबई की खुद सा एक इनकी अपनी तैयार करदा मशीन है, वो तो भाई धड़ाधड़ वोट निकालेगी, वो तो पीटीआई के वोट निकालेगी, वो तो फिर इनके वोट थोड़े निकालेगी। फिर तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही रिजल्ट आएगा ना, जब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए वही दुबई की बनी हुई या भाटी गेट की बनी हुई मशीन आप पे सौंप दी जाएगी, लगा दी जाएगी, तो फिर वो शेर के वोट थोड़े निकलेंगे, फिर तो भले के वोट निकलेंगे हर तरफ। देखिए जी, वो तो एक उन्होंने प्लेटफॉर्म देना है अपने इलेक्शन कमीशन को, ये काम इलेक्शन कमीशन को करने दें। जी वुजरा जो रोजाना अपना करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बेसिकली वो सिर्फ एक प्रमोट कर रहे हैं अपने मामला को। ये काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, उनको आप दें, ये काम अच्छा है, इसमें नो डाउट ये बुरी बात नहीं है। इलेक्शन जो होने चाहिए वोटिंग मशीन के ऊपर, लेकिन वोटिंग मशीन आप कह रहे हैं, एक तरफ मियां साहब आप कह रहे हैं कि 70 ममालिक में ये सिस्टम राइज हुआ और मोस्टली 3 के अलावा सभी में नाकाम हो गया, तो फिर ये यहाँ कैसे कामयाब होगा? आप कहते हैं कि ये अच्छा निजाम भी है, साथ ये भी कह रहे हैं आप। ममालक जो होते हैं अपना यूनुस साहब, तरक्की याफ्ता ममालक और तरक्की पजीर ममालक में बड़ा फजीली नाम का फर्क होता है। हम तो अभी तरक्की याफ्ता, हम तो तरक्की याफ्ता तो नहीं हम हो चुके ना, हम तो तरक्की पजीर अभी तक। तो जितने ममालक में ये राय जो थी वो तरक्की पजीर सारे ममालक थे, वो भी अभी तरक्की कर रहे थे। वहां की सोच में बड़ा फर्क होता है। अभी लोग जब तक लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, उनको आगाही नहीं देंगे, तब तक ये मसले। देखें जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, इटली, वहां पे ये सिस्टम चल रहा है, उनको पता है। वहां अमेरिका में भी तो मियां साहब जब इलेक्शन हुआ किसी को यकीन ही नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत जाएगा। वो जनाब बाद में पता चला जी उन्होंने सारा सिस्टम ही हैक कर लिया और वो जीत गए। ये सिस्टम हैक करके जीतना चाहते हैं या क्या वजूहत है? टेक्निकल एक गेम करना चाह रहे हैं वो, उसमें चाह रहे हैं कि हमें इनकी हमायत हासिल हो जाए। इलेक्शन कमीशन आप सिर्फ आइन की बात कर रहा है, कानून की बातें करते हैं, आप ले आए, हम बनाने के लिए तैयार, लेकिन हम खुद बनाएंगे उसको, हम खुद तैयार कराएंगे, उसकी जिम्मेदार हम खुद होंगे। ये हुकूमत चाह नहीं रही। दूसरी जो आपने बात आया था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़ा कोई गेमर नहीं है, इसका मतलब है इमरान खान की टीम अब फिर इनसे बड़ी गेमर निकली है। देखिए ये जब सियासत होती है ना, सियासत में ये ऐसे ही होता है। जब अपोजिशन में ये होते हैं तो देखें आप कितना शोर पड़ता है, बहुत ज्यादा शोर डालते हैं ना। महंगाई, अब तो महंगाई भी है, आप तो सब कुछ ही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोजगारी बहुत अरूज पे जा रही है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है। ये जब भी कोई हुकूमत आती है सियासी, वो उन्होंने दूसरे बंदे को लेट डाउन करना होता है। ये पॉलिसी नहीं होती, ये एक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बन जाता है। जनाब आप इनको हमने नेगेटिव चीजें पेश करनी है, जो पॉजिटिव एक भी होगी वो पेश नहीं करनी। तो ये दोनों के पास फॉर्मेट कोई भी नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं, अपने अपने वो अलाप भाग रहे हैं। इमरान खान की मियां साहब हुकूमत जो है पकड़ तगड़ के उन्होंने बंदों को अपनी हुकूमत बना ली। ना पंजाब में उनके पास अक्सरियत है, ना उनमें उनके पास वफाक में थी, उसके बावजूद अपोजिशन आज तक कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। अगर उनके 3 साल का इक़्तिदार को देखा जाए तो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ जो चाहा है किया है। अपोजिशन किसी जगह भी 3 साल में नजर नहीं आई कि उन्होंने किसी जगह भी कोई इस तरह रजिस्ट किया हो कि गवर्नमेंट उनका फैसला मानने पर मजबूर हो गई हो। तो मुझे लगता है कि ये भी उन्होंने अपना ना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला काम भी अपना करवा लेना है और वो चाहेंगे जो वही होगा, और ये अपोजिशन इसमें भी लगता है बेबस हो जाएगी। प्रोग्राम यूनुस साहब उसमें ऐसे होगा ये अपना अपोजिशन चली जाएगी, अदालत में चली जाएगी, उस अदालत में केस चलेगा, फिर ये काम लिंगर ऑन हो जाएगा। इसी तरह जो नैब वाला जो इश्यू है उसी पे भी यही होना है, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन कहने पे किसी बंदे को चेयरमैन नहीं लगाना। उनका ये प्रोग्राम है कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनको वो एक्सटेंशन दे दें, ठीक है जी। वो एक्सटेंशन के लिए ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, लेकिन वो भी अदालत में चले जाएंगे। फिर अदालत में जाके जब चलेगा मामला, फिर ये इलेक्शन से पहले ये खत्म होने वाला है ही नहीं, वो फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला। दोनों तरफ से यही मामला चल रहा है, उसमें अवाम का उसमें फायदा कोई भी नहीं नजर आ रहा। ये बस अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। अब देखना ये गेम जाती किस तरफ है, किस तरफ ऊंट बैठता है।
ये सूरत सारी है। जी किंजा। जी बहुत शुक्रिया हारून साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम आपने बड़े सारे मौजू के जो से हमारे पिन पॉइंट्स थे आपने बहुत सारे हमें दिए हैं। इसी पे अभी यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और आपके सामने और मौजू रख। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दूसरा मौजू जो है हम जेर बहस लाने जा रहे हैं वो ये है कि आईजी पंजाब ने सूबे भर में पंजाब भर में खुली कचहरी लगाने का जो हुक्म दिया गया है उससे अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा। यूनुस साहब आप कैसे देखते हैं इसको? जी मैं इसके लिए किंजा बताता चलूं कि आईजी पुलिस पंजाब ने आज भी आरपीओ कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने सूबा भर के तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ को फिर अपनी वही कहानी दोबारा दोहराई है कि जी आप खुली कचहरियां लगाएं, आप थानों में अचानक छापे मारें, जहां छापा मारें वहां ही खुली कचहरी शुरू कर दें। आईजी साहब ने आज फिर कहा है जी करप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बदतमीजी शहरियों के साथ अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए सख्त सजा दी जाए। तो आईजी साहब की ये तरजीहात जिस दिन से उन्होंने चार्ज लिया है ये सामने आ रही हैं और वो अभी तक मैंने तो देखा है कि ये कार्रवाइयाँ जो ये कर रहे हैं या ये चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी हुक्मरान आता है वो इस बात का ऐलान करता है जी खुली कचहरियां लगाएं, वो जी लोगों की बात सुने, लोगों को रिलीफ दें, लेकिन अमलन आज तक अवाम को रिलीफ मिलता कभी नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, साहब का जो द्वार था उनका, वो भी खुली कचहरियां लगाते रहे हैं। उनके दौर में भी यही मसाइल थे, इनके दौर में भी यही मसाइल हैं। आजकल मैं जहां तक देख रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये फोटो सेशन पर ज्यादा हर हुक्मरान का जो है जोर है, अमली काम पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। आईजी साहब ने पहले दिन भी कहा, फिर आरपीओ कॉन्फ्रेंस हुई आज, फिर वही बातें दोहराई गई हैं। सीसीपी साहब लाहौर भी यही बातें पहले दिन जब आए उन्होंने कहा जी अब हम गुंडा एक्ट जो है वो लगा दिया जाएगा, बदमाश शहर में जो शहर छोड़ जाएंगे। हमने नहीं देखा कोई लाहौर से बदमाश शहर छोड़ गया हो, हमने नहीं देखा कि वो ये चीजें करने की नहीं है, ये कहने की नहीं है, ये करके दिखाने की है। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। ये कोई हमें आप ये नहीं कह सकते कि इनकी ये रोज के हैंड आउट, ये रोज की बातें, आवाम काम मांगती है, लोग रिलीफ मांगते हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये इस तरह काम नहीं चलेगा। आईजी साहब जो पहले इनाम गनी थे वो भी यही बातें करके चले गए हैं, अब ये आए हैं ये भी यही बातें कर रहे हैं। इस दौरे हुकूमत में जो पहले 5-6 आईजी गुजरे हैं सभी ने ये बातें की हैं। तो मकसद ये है कि ये तो एक फोटो सेशन हुआ जी, ये कर दें ये कर दें, सिर्फ बातें की गई हैं, अमलन काम कोई नहीं किया गया। इसी पर हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद है नुमान शेख साहब। मजीद उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। नुमान शेख साहब बताइए कि लाहौर में जराइम के बढ़ने की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? खुली कचहरी का भी इनेकाद कर दिया गया, हुक्म दे दिया गया है कि सूबे भर में खुली कचहरी लगा दी जाए आईजी की तरफ से। इस पे अवाम को क्या फायदा पहुंचेगा इससे? जी बहुत अच्छा कदम है ये आईजी पंजाब का, खुली कचहरियां बिल्कुल लगनी चाहिए, माजी में भी लगती रही हैं ये। लेकिन आप इसका दूसरा पहलू भी देखें ना कि खुली कचहरियां लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं जैसे सियासतदानों का एक नारा रहा है कि महंगाई खत्म करनी चाहिए, करप्शन खत्म करनी चाहिए, इसी तरह पुलिस में जो महकमा है इसमें यही रहा है जी कि थाना कल्चर में तब्दीली होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि खुली कचहरियां लगाने का मकसद क्या है। वहां पे सीसीपीओ, आरपीओ, डीपीओ जो है उनकी प्रमोशन होगी। आपके महकमे पे जो पुलिस का महकमा है इस पे एतमाद बहाल नहीं होगा, वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक नीचे से ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं होगा। जो नीचे से अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो वही खुली कचहरी में सीसीपीओ या डीपीओ या आरपीओ के पास पहुंचेगा ना कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो वहां पे बेशक वो सीसीपीओ जो है वो ऑर्डर कर दे, क्योंकि आवाम के पास दो ही शिकायत होती है कि एक उनका मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, दूसरा उनकी तफ्तीश ठीक नहीं हो रही। तो वो ऊपर से ऑर्डर कर देंगे जी तफ्तीश इसकी ठीक करें या तफ्तीश बदल देंगे, या वो कहेंगे जी इनका मुकदमा दर्ज कर लें। लेकिन वहां पे उसको आम अगले आने वाली जो शिकायत वाला होगा शख्स, उसको तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे कि जिसने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया या वहां पे उनकी तफ्तीश ठीक नहीं की या उनकी वहां पे सुनवाई नहीं हुई। तो जहां पे आपकी जो खुली कचहरी लग रही है उसमें साथ एक बेंच ये भी बना होना चाहिए कि इसमें जो किसी एसएचओ ने इसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने इसकी तफ्तीश क्यों नहीं ठीक की, तो उनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई हो रही है। और साथ साथ जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो इस तरह की
अगर 3 से 4 शिकायत मौसूल हो जाए कि ये SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या DSP या SP तक भी जो है वो अवाम की दाद रसी नहीं करता, इसने ये 3-4 इसके खिलाफ पहले शिकायत आई जिसमें ये गिल्टी हुआ, तो उसको सारी जिंदगी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। आप जब तक इस तरह का कोई पैटर्न सेट नहीं करते। जी नुमान साहब, ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि जो नए IG पंजाब तैनात किए हैं वो क्या क्राइम में कंट्रोल कर पाएंगे, जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनको रोक पाएंगे? देखिए जी, क्राइम हमेशा वेरी करता रहता है, कभी ये ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन जब तक पुलिस की कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं आएगी तब तक ये क्राइम कंट्रोल नहीं होने वाला, जब तक इसको प्रायोरिटीज में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ये देखें कि जो भी IG पंजाब आता है या पुलिस अफसर जो भी आता है वो अपनी एक अलहदा प्रायोरिटी लेके आता है। कोई जो है वो जैसे ये इनाम गनी साहब थे, ये कब्जा ग्रुपों का और वो जो बदमाशों का है वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन की आवाज लेकर आए थे। इसके अलावा जो और कोई भी आता है, पुलिस में अभी तक कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं आ सकी। यहाँ पे शेख साहब, मैं आप माशाल्लाह हमारे सीनियर साथी हैं, एक अरसा से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, आपने और हमने देखा है शेख साहब, कभी आपके ख्याल में कोई भी पुलिस अफसर आया है, चाहे लाहौर पुलिस का सरबराह हो, चाहे पंजाब पुलिस का सरबराह हो, तरजीहात इनकी हमेशा से मिलती जुलती रही हैं, चाहे ये हुक्मरान हैं चाहे इनसे पहले थे, आपकी बात बड़ी पॉजिटिव है। जब तक शेख साहब ये जो मतहतों को साथ बैठा के लोग जब खुली कचहरी में पेश होते हैं उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवाया जाता, कैसे मुमकिन है कि ये खुली कचहरी का लोगों को फायदा होगा? जी बिल्कुल बादशाह साहब, मैं वही बात कर रहा था कि आप ये देखें कि अगर किसी की नीचे से दाद रसी नहीं हो रही तो तभी वो अफसर के पास जा रहा है ना। तो अगर अफसर के पास गया है तो उसमें अफसर ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHO जो है, सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये अब साइल जो है उन तक आया क्यों है। तो जब तक ये तो अभी खुली कचहरी लगाने का मकसद तो सिर्फ यही नजर आ रहा है कि जो RPOs हैं, DPOs है या CCPOs है या DIG ऑपरेशन है, आप उनकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप अपना महकमा नहीं ठीक कर रहे। महकमा ठीक करने के लिए आपको पहले नीचे से सजाएं देनी शुरू करनी पड़ेंगी। और जो ऐसा कोई आपका पुलिस अफसर है जिसकी बैड एंट्रीज हैं, जो अवाम की सुनवाई नहीं होती, उसमें ये ना हो कि उसके खिलाफ 5 शिकायतें हैं, वो उनमें एक दफा मुअत्तल हुआ, उसके बाद फिर वो किसी अच्छे थाने में लगाओ, उसने तो फिर यही करना है। शेख साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, जिस तरह आप कह रहे हैं, जब तक ये मतहतों को सजाएं नहीं देंगे, जब तक ये जो अहकामात जारी करते हैं उन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, ये खुली कचहरियां किसी सूरत भी मुफीद साबित नहीं हो पाएंगी। ये एक फोटो सेशन है और ये प्रोजेक्शन के लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारा कुछ जो हो रहा है जस्ट फोटो एक सेशन है, और ये उसी चक्कर में जनाब वहां आते हैं, फोटो सेशन होता है, अगले दिन अखबारात में, TV चैनल पे तस्वीरें, ब्रेकिंग न्यूज ये चलती रहती हैं। लेकिन जब तक ये कोई इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, जब तक थाने को ठीक नहीं किया जाएगा, देखिए शेख साहब, हर बंदे को वास्ता थाने से पड़ता है। आप CCP साहब के पास जाते हैं, वो उसी SP को कह देता है कि जी जाए, वो SP तो पहले ही उस थाने का ऑलरेडी उसको होल्ड कर रहा है। तो ये खुली कचहरी लगाए या ना लगाएं, असल में तो लोगों को पता होना चाहिए कि एक दिन ही चलो दे दें कि फलां ऑफिस में SP लेवल पे कि जी इस इलाके की कोई शिकायत भी है, इतने से इतने बजे जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जब वो SP के पास जाएं तो SP जब वो वहां हुक्म जारी करे, तो जब तक उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में या उन लोगों को रिलीफ मिले। कोई जनाब आपके सामने सूरत हाल है, अब रोज आप देख रहे हैं कि जनाब गदागरी इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ शुरू, ये अच्छे अहकामात हैं, ये अच्छे इकदाम भी हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि फिर ये कैसे ठीक हो सकता है? देखिए बात साहब, सबसे पहले तो इनको अपनी प्रायोरिटीज जो है ना वो अपनी इनको लानी पड़ेंगी कि इनकी प्रायोरिटीज हैं क्या। देखें, जब ये सीट बेल्ट पर पाबंदी का कहते हैं तो ये करवा लेते हैं, हेलमेट पर पाबंदी का जब ये कहते हैं तब ये करवा लेते हैं, गदाकारों के खिलाफ जब क्रैकडाउन का ये कहते हैं तब ये शुरू कर देते हैं, करवा लेते हैं, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जब ये कहते हैं तो उस वक्त भी शुरू करते हैं तो कर लेते हैं। जिस दिन ये स्ट्रीट क्राइम को रोकने पे आएंगे उस दिन ये इसको बहुत हद तक कम भी कर लेंगे, लेकिन अभी वो हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम में डायरेक्ट पुलिस और जो डाकू हैं उनका आमना सामना है, उनका एक क्लैश है, उसमें इस तरह जो नीचे पुलिस वाले हैं उनको इस तरह पैसे नहीं मिल सकते जिस तरह बाकी कामों में वो रिलीफ दे के जो है वो पैसे ले सकते हैं जुराइम पेशा अनासिर को। तो सबसे पहले तो इनको अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात सेट करने की जरूरत है। जिस दिन हमारी तरजीह ये होगी कि हमने क्राइम नहीं होने देना, फिर वहां पे हम वैसा ही SHO भी लगाएंगे, आगे वो अपने मातहतों को उसी तरह जो है वो उनको डिस्क्राइब भी करेगा कि उन्होंने क्या करना है, उनको सारा ब्रीफ भी करेगा,
फिर वो क्राइम पॉकेट्स में भी जाएंगे, फिर वहां पे नाकाबंदी भी होगी, फिर वो क्राइम भी रुकेगा, फिर वारदात भी रुकेगी। लेकिन अभी हमारी जो पुलिस है इसकी तरजीहात में ये शामिल नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी अफसर आता है वो अपनी 4 दिन की पॉलिसी लेके आता है, जिस तरह ही वो चेंज होता है तो पिछली वाली पॉलिसी खत्म हो जाती है और उसके बाद नई पॉलिसी पे जो है अमल दरामद शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक एसएचओ लेवल का अफसर है उसने सिर्फ अपने जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी बात सुननी है, वो उसका एसपी और एसपी ने आगे डीआईजी और सीसीपी की बात सुननी है। तो इनकी तो हर 1 महीने बाद पॉलिसी चेंज हुई होती है। जब तक ये पॉलिसीज इनकी सेट नहीं होंगी कि ये 4 साल तक 5 साल तक यही पॉलिसी रहेगी क्राइम को कंट्रोल करने की, तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। शेख साहब, आपने जो हालात का तकाजा है वो बात की है, आपकी बात बड़ी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस को ही हम लाहौर में ले लें, जो भी सीटीओ आएगा उसने हमेशा कहा जी जाली और बोगस नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे, एफआईआर दर्ज होंगी। जो भी आएगा वो कहेगा जी गैर नमूना नंबर प्लेट जो है वो नहीं चलेगी, अब जनाब इनको वार्निंग दी जाएगी, जनाब लाइन है। कभी किसी ने ट्रैफिक को दुरुस्त करने का सोचा ही नहीं, कभी किसी ने थाने को दुरुस्त करने का सोचा ही नहीं कि एक दौर था मॉडल थाने लगा दे जी, एक दौर था जी जनाब एएसपी को एसएचओ लगा दे जी। ये सारी चीजें पॉलिसी मेकर कोई नजर नहीं आ रहे। अब आईजी साहब के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि वो पूरे पंजाब में जो ये कह रहे हैं वो खुली कचहरियों के जरिए ठीक करवा देंगे। शेख साहब, सूरत हाल बड़ा हम कुड़ते हैं। मैं रात ही एक दोस्त का फोन आया, उन्होंने कहा जी 3 साल पहले, उस पर मैंने डायरी भी लिखी कि मैं सीएम की खुली कचहरी में पेश हुआ जब इनकी नई गवर्नमेंट आई, तो मैंने कहा मेरा बच्चा अगवा हुआ है। वो कहता है जी मैं रहीम यार खान से चल के लाहौर पहुंचा और मैं बड़ा खुश था कि मैं आईजी सीएम तक बताने में कामयाब हो गया हूं और यकीनन अब इस पे कार्रवाई होगी। कहता है किसी ने मुझे पूछा नहीं, रूटीन की कार्रवाई। और कल के लोग जो कल वाली खुली कचहरी में आने वाले थे उनके भी यही था कि ये बस चलो शुक्र है इनसे मुलाकात हो गई है, सीसीपी को मिलने में लोग कामयाब नहीं होते, वो चलो मिलने में आप कामयाब हो गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो ये कामयाब मिलने की हद तक की बातें हैं, थाने में बेहतरी नजर नहीं आ रही? देखिए बाट साहब, मैं यही आपसे बात कर रहा था कि ये जो डीपीओ, आरपीओ, सीसीपीओ, डीआईजी ये जो खुली कचहरी लगा रहे हैं, तो इनके पास जो भी अवाम आती है, जो इनको बात अपनी बताती है, शिकायत कोई भी करता है, ये इनकी प्रोजेक्शन है। अगर उनका काम हो भी जाता है तो वो यही कहेंगे जी सीसीपीओ ने हमारा काम करवा दिया, लेकिन उसमें आपका महकमा नहीं ठीक होगा। जो नीचे से सुनवाई नहीं हो रही, सबसे पहले तो आईजी पंजाब जो अब आए राव सरदार, उनको उस पर काम करने की जरूरत है कि अगर नीचे से इसकी सुनवाई नहीं हुई, अगर किसी ने एफआईआर नहीं दर्ज की तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो एसएचओ दोबारा लग क्यों रहा है। अगर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश ठीक नहीं कर रहा और जो मुद्दई है वो धक्के खा रहा है यहाँ पे बोर्ड में तफ्तीश चेंज कराने के लिए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है, उसने क्यों तफ्तीश चेंज वो जो है वो ठीक नहीं की, तो उसको सबसे पहले तो उसको सजा देनी चाहिए। जब तक आप अपने निचले लेवल पे सजा नहीं देंगे, यहाँ पे तो ये है कि कोई 6-6, 8-8, 10-10 केसेस में जो एसएचओ हैं वो दोबारा फिर आगे लगे होते हैं। इसके अलावा जो नीचे आपका कांस्टेबल है जो नाके पे किसी का बदतमीजी करता है, वो 3 दिन मुअत्तल होता है, 3 दिन के बाद वो फिर आगे जो है बहाल होके लगा होता है। तो ये अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा तो फिर आप कहां से देखते हैं कि आपका महकमा ठीक होगा। ये तो जाती प्रोजेक्शन है जो कि की जा रही है। वो चाहे आप सीएम की कचहरी लगवा लें या इमरान खान जो है हमारे वजीर आजम, वो आप वीडियो कॉल पे ले लें, उन्हें ऑडियो कॉल पे ले लें, तो वो तो एक कह लें फोटो सेशन ही है बस। शेख साहब, आईजी साहब की शोहरत तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के दौरान हमें कोई उनका ऐसा काम नजर नहीं आया जिससे हम ये बात साबित हो सके या जिससे हम ये बात इत्तेफाक कर सके कि वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। देखें बाट साहब, 3 साल की गवर्नमेंट में जब 7 आईजी बदल जाए ना, तो वहां पे किसी को पहले यही नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए लगा है, तो उसने पॉलिसीज क्या सेट करनी है। पहले तो आप अपने अफसरान को ये यकीन दिलाएं कि उन्हें हमने तकरीबन अब जो बाकी 1.5-2 साल है वो वही काम करेंगे, ताकि हम 1.5 साल उनसे काम लेके तो फिर उनसे जवाब लें कि आपने किया क्या है। अगर आप 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद आईजी बदलेंगे तो उसमें आप किससे उम्मीद करेंगे कि वो काम भी करेगा और कोई जवाब भी देगा। अब राव सरदार की शोहरत बहुत अच्छी है, वो काम करने वाले भी हैं, लेकिन उन्हें पहले अब देखिए कि टाइम कितना मिलता है काम करने के लिए। फिर जो नीचे से आपके बैठे हुए वो ग्रास रूट लेवल से उन्होंने जिस तरह खुली कचहरियां शुरू की हैं, इसमें साथ साथ वो ये भी देखे कि उनके जजा और सजा एहतसाब जो है नीचे पुलिस वालों का हो किस तरह रहा है। अवाम को तो तभी रिलीफ मिलेगा ना कि एक एसएचओ को पता होगा कि अगर ये बंदा मेरे खिलाफ खुली कचहरी में पेश होगा और मुझे सजा हो जाएगी तो उससे पहले मैंने इसकी दाद रसी करनी है। जब उसको ये पता है कि ये वहां पे जाके चला जाएगा, वहां से एप्लीकेशन साइन हो जाएगी, दोबारा वो मेरे पास ही आएगा, मैं इसको फिर टाल दूंगा, तो फिर वो वहां पे तो आपको इंसाफ नहीं मिलना, ना आवाम को कोई रिलीफ मिलना है। सबसे पहले तो आपको अपने महकमे में जजा शुरू करनी चाहिए, उसके बाद जाके आप कहीं सोचेंगे कि आवाम को अब रिलीफ मिलना शुरू है।
ये जो आप दावे करते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से कि आवाम को उनकी दहलीज पे जो है वो इंसाफ मिलेगा, वो इसी तरह ही पूरा होगा। सबसे पहले आप अपने पुलिस वालों को जो है उनको सजाएं दें, और ये काम उमर शेख ने कुछ हद तक शुरू भी किया था, लेकिन उसके बाद वो भी तब्दील हो गए थे, तो वो भी नहीं चल सका था। तो अब CCP लाहौर जो है वो एफर्ट जितनी मर्जी कर लें, लेकिन ये कोई फायदा नहीं होना कि वो थाने गए हैं, किसी के वहां पे जाके सरप्राइज विजिट हुआ है, और सरप्राइज विजिट से पहले जो वहां पे पहुंचे हैं CCP के साथ, तो उन पर फूलों की पत्तियां भी फेंकी जा रही हैं, वहां पे सफाइयां भी हुई हैं। ये किस तरह का सरप्राइज विजिट है जिसमें पहले ही फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं? शेख साहब शेख साहब होना तो ये चाहिए कि पुलिस को अच्छे काम की प्रोजेक्शन की बजाय जो अवाम के मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पहले जो IG साहब थे, इनाम गनी साहब, जो साल के करीब वो रह के गए हैं, हमारे पंजाब भर में जितने तैनात पुलिस अफसरान थे वो उनकी जी हजूरी में उन्होंने वक्त गुजार दिया कि इनको खुश रखें, वो जो चाहते हैं वो करते रहें, क्राइम की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब राव साहब आ गए हैं, अब आपने देखा है कि इनकी तैनाती के बाद एक शोर सा बरपा हुआ था कि जी अब राव साहब किसी भी करप्ट अफसर को रहने नहीं देंगे, तब्दील कर देंगे। तो सभी को ये एक अपनी फिक्र लग गई कि अब जी हम भी तब्दील हो जाएंगे। अब सब ने राव साहब को मद्देनजर रखते हुए उनकी जी हजूरी शुरू कर दी है। IG साहब को चाहिए ना ये तो कि भाई वो आप काम की तरफ तवज्जो दें, मेरी जी हजूरी मत करें। IG साहब को चाहिए ना कि थाना लेवल जो है इसको ठीक करें। शेख साहब आप और हम कुड़ते रहेंगे, नजर नहीं आ रहा ये हालात ठीक हो। यूनुस साहब ऐसे ही है कि इतने IG तब्दील होते जाएंगे लेकिन कानून में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान किंसा बशीर को इजाजत दिया। अल्लाह नेगहबान।